नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच इंडियन ज्योग्राफी की एक नई सीरीज लेके आ चुका हूं, जिसका पहला विषय भारत की स्थिति और विस्तार रहने वाला है। देखिए इस विषय से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले जानते हैं भारत का क्षेत्रफल और इसकी सामान्य जानकारी। अगर बात करें भारत की क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो क्या है, भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, 7वें से पहले बाकी देश भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। अच्छा, भारत तो 7वां पे है, लेकिन पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, और ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। तो रुक चीन अब आ भारत जो है वो ट्रिक है दुनिया के देशों को क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने की। तो रुक से बनेगा पहला और दूसरा। पहले नंबर पे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बहुत बार पूछा जाता है, तो वो आपका रशिया है। अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो क से बोलेंगे कनाडा। फिर है चीन, चीन आता है आपका तीसरे नंबर पे। उसके बाद आता है चौथे पे आता है अब से आ से बोलेंगे अमेरिका, तो चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। और ब से बोलेंगे ब्राज़ील, तो पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और छठे से आ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है रुक से बनाया रूस और कनाडा। चीन तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, चौथे पे अमेरिका है, पांचवें पे ब्राज़ील है, छठे का बहुत बार पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। इस बात को आपने याद रखना है। और हमारा प्यारा देश जो भारत है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर है, 7वां नंबर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा, भारत के क्षेत्रफल की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी HPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना TGT कमीशन क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी जो लाइव क्लासेस है उनको रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। मान लो आप कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब के बाद भी आप इन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। अच्छा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, और वीकली यहाँ पे एवरी सैटरडे आपका टेस्ट रहता है, और फ्री मॉक टेस्ट भी हमारे इस बैच में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात कर रहे हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत का क्षेत्रफल, इस बात को आप जरूर याद रखें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के विस्तार की, कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ कितना है। तो ये मैं इंडिया का मैप आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका इंडिया का मैप। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का विस्तार आपका नॉर्थ टू साउथ कितना है, और आपका जो वेस्ट टू ईस्ट कितना है। तो अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण, भारत का जो विस्तार है वो आपका कितना है, तो बोलेंगे 32-14 किलोमीटर। कितना है भैया, 32-14 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम बात करें तो कितना है, तो बोलेंगे 29-33 किलोमीटर है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो 29-33 है भारत कहाँ से कहाँ तक, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना है, वो 32-14 है। दोनों बातों को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, मैंने बोला 7वें नंबर पे आता है। तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। याद रखना है 2.42% जो है वो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण के विश्व के क्षेत्रफल क्या है, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो विश्व के जनसंख्या की 17.5% है। ये 2011 के अनुसार है भाई, देखिए ये 2011 के अनुसार है। तो उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है भारत कितना है, 32-14, और पूरब से पश्चिम जो कितना है वो 29-33 है। ये दोनों बातें परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछी जाती है, इसीलिए यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। अच्छा, भारत की जलीय सीमा की भी बात हो रही है और स्थलीय सीमा की भी बात हो रही है। अगर बात करें भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा की, स्थलीय होती है भूमि वाली सीमा, जहाँ जहाँ पे भारत पे भूमि टच होती है, ये वाली, ये यहाँ पे स्थलीय सीमा है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये वाली, ये सारी जलीय है। यहाँ पे जल है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वगैरह है, या तो ये आपको ये क्या है, ये स्थलीय सीमा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है,
तो ये बात आपको याद रखनी है कि अब जो है ये जलीय सीमा जो हो चुकी है वो 11,098.81। मुख्य भूमि बोले तो अंडमान निकोबार इसमें आएगा मुख्य भूमि, जो आपकी मुख्य भूमि है, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान इसको में शामिल नहीं किया गया था। जब अंडमान और निकोबार और मुख्य भूमि शामिल किया जाएगा तब टोटल कितनी हो जाएगी, 11,098.81 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक बार आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो है मुख्य भूमि की जलीय सीमा, लेकिन अगर कुल जलीय सीमा पूछे तो कुल ये वाली है, इसमें अंडमान निकोबार आएगा, अपना लक्षद्वीप भी आएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और स्थलीय सीमा आपकी ये वाली है, ये पूरी स्थलीय सीमा, ये 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन बना रहा है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है भाई, अपना गुजरात राज्य बना रहा है। तो गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है, सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है, इस बात को आपने याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश। कौन बनाता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। और अगर जलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे सर, गुजरात बनाता है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है, इस बात को आपने याद रखना है। तो जलीय सीमा वाले 9 राज्य कौन कौन से हैं और स्थलीय सीमा वाले कौन कौन से हैं, तो एक बार आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं वो 9 राज्य। गुजरात नंबर 1 जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद आपका मुंबई बोले या महाराष्ट्र भी क्या बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। आपका हो गया कर्नाटक बनाता है, क्या बनाता है, जलीय सीमा। या गोवा भी है, छोटा सा गोवा भी है। तो गोवा हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, केरल हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और आपका उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। सारे के सारे राज्य क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके जलीय सीमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो भारत के 9 राज्य हैं। मैप से आप देख सकते हैं, गुजरात 1, गोवा 2, महाराष्ट्र 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो ये भारत के वो राज्य है जो क्या बनाते हैं, जलीय सीमा। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये बनाते हैं आपकी कौन सी सीमा, जलीय सीमा। अच्छा, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया और दमन द्वीप हो गया। ये चारों के चारों केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज है जो क्या बनाते हैं आपकी जलीय सीमा। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश सर, 4 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है, राज्य कितने, तो बोलेंगे 9 राज्य। हर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके मजा आने वाला है। अगर आप इन बातों को बहुत डिटेल से नहीं सुनोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि टॉपिक में क्या हो रहा है। इसके बाद भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो जब भी भारत की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा जिसको आप इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के समांतर जो आप एक ग्लोब पर रेखाएं देख रहे हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड लाइंस। लेकिन ये जो रेखाएं आप दूसरी देख रहे हैं ना, ये वाली तो ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची गई है, इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत यहाँ जैसे है तो एक बात याद रखना कि ये यहाँ पे भूमध्य रेखा, यहाँ से ऊपर वाला एरिया जो पूरा है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत देश यहाँ पे है और यहाँ से जो ये 0 डिग्री रेखा है पृथ्वी पे, यहाँ से आगे जो एरिया है इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो भारत किस एरिया में है, तो भारत जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखना भाई, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। देखो ऊपर उत्तर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, पूरा एरिया उत्तरी गोलार्ध है। और यहाँ से आगे क्या है आपका पूर्वी देशांतर है। तो भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इसके बाद भारत की अगर बात करें, भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें, इससे पहले क्षेत्रफल की बात करी, फिर सीमाओं की बात करी। अच्छा, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो कैसे, तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ये नीचे से भारत 8 डिग्री 4 मिनट
कहाँ से? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर कहाँ पे पहुँचता है भारत? आपकी 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 डिग्री 4 से नीचे से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 4 मिनट तक है। और उसी प्रकार आपका भारत जो है वो कैसे है? तो याद रखना है 3 4 7 8 ऐसे बनाना है। एक ट्रिक आपको याद रखना है कि 3 को 4 से और 7 को 8 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 6 के बाद 7 आता है और 8 के बाद 9 आता है। तो इस प्रकार से आपने ट्रिक बनाना है, बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा कि 8 डिग्री 4 से तो 3 डिग्री 7 तक, ठीक है। या बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है आपका क्या? भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं है ना, तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है। आपको किसी भी तरह इन बातों को याद रखना पड़ेगा। भारत 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री तक पहुंचता है, ये बात आपको याद रखनी है। और अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है भारत का ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम को हिंदी भाषा में बोलते हैं आपका ग्रीनविच माध्य समय। मतलब कि जो विश्व के समय का निर्धारण करता है उसी को जीएमटी लाइन कहा जाता है। तो सभी देशों ने सर्वसम्मति से ये बात मानी। जो मैंने आपको सोलर सिस्टम जो वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश देशांतर, वहाँ मैं आपको बता चुका था कि जो जीएमटी है, जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाएगा। अब कोई भी देश, ये है जीएमटी, जिसको बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है 0 डिग्री रेखा। और ये 0 डिग्री रेखा जो है ये इंग्लैंड के, ब्रिटेन के ग्रीनविच के पास मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, जीएमटी के आधार पर ही जितने देश भी यहाँ पर पूरब में होंगे उनका समय क्या चलेगा? आगे चलेगा। क्या चलेगा भैया? आगे। मैं इस मैप के माध्यम से थोड़ा आपको क्लोज दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई देश यहाँ पे है तो इसका माइन 1 घंटे आगे चल रहा है, 3 घंटे आगे चल रहा है, 4 घंटे आगे चल रहा है, ऐसे ऐसे समय आगे चलता रहेगा। और जितने देश भी पश्चिम में होंगे इनका समय क्या है? आपका पीछे चलता रहेगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर एक बात बोली गई कि जीएमटी के आधार पर समय का आकलन कैसे किया जाएगा। तो इन्होंने बोला हर डिग्री को देशांतर से हम माप सकते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब इन्होंने बोला कि 4 मिनट होगा। क्या बोला? कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होगा। तो कोई देश अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में है तो 15 को जब हम 1 डिग्री का अगर 4 मिनट मतलब है तो 15 को भी किसे गुना करेंगे? 4 से। तो 15 चौको क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो 15 डिग्री देशांतर का जो मतलब है वो 1 घंटा है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट। और कोई देश, जितने भी देश यहाँ पे ये गोलार्ध है यहाँ पूरब में होंगे इनका समय प्लस में चलेगा। जितने देश जितने डिग्री देशांतर में पीछे होंगे उनका समय उतना ही पीछे चलने वाला है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, बातें आपको हर एक याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर होने वाली है। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो आप हमारे चैनल यूथ अध्ययन पे आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये चैनल आपको क्लियर नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको मेरे द्वारा हर एक चीज़ें आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसलिए आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मज़ा इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको आने वाला है। तो मान लो कोई देश कल के लिए दे दिया जाएगा कि कोई देश 20 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो उसका समय जीएमटी से आगे कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। पहले तो आपने बोला पूरब में है, तो पूरब में तो समय सर ने बोला कि आगे चलेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी भी कहाँ लगती है? पूरब दिशा में सबसे पहले लगती है। तो 20 डिग्री को आपने कुछ नहीं करना है। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, 20 चौको 80 मिनट, और 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 20 मिनट। आपने कुछ नहीं करना है, बस आपको पता रखना है कि पूर्वी देशांतर में समय आगे चलेगा और पश्चिमी देशांतर में पीछे चलेगा। जितने मर्जी डिग्री देशांतर आगे होगा उससे उसको 4 मिनट से क्या कर देना है? गुना कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब है वो कितना होता है? 4 मिनट होता है। अब आप बोलेंगे कि भारत की मानक समय रेखा कैसी है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। अच्छा, भारत का एक ही टाइम जोन है। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि भारत के भी 2 टाइम जोन रखने चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत समय का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी भारत का हाल फिलहाल एक ही टाइम जोन है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो एक रेखा है जो कि कहाँ पर है? आपके 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में एक रेखा है और इसी रेखा ये कितने डिग्री में है? 82.5 डिग्री। और यही भारत के समय की क्या करती है? गणना करती है, भारत के समय का पता लगाती है। अच्छा, भारतीय मानक समय, इसको IST कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, कैसे 5.5 घंटे आगे? जब भी आप 82.5 को 4 से गुना करोगे तो यहाँ पे 330 मिनट आएगा। और दोस्तों 330 मिनट का जो मतलब होता है ना, वो 5.5 घंटे होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से? तो याद रखना 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। तो ट्रिक का नाम है यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। क्या बोलेंगे? यूपी 36 आम खा गया, कहाँ पे? उड़ीसा में खा गया। तो यूपी से बोलेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1, यूपी 1। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, है ना, आ से आंध्र प्रदेश और मौ से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश बोलेंगे मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा जो आपका है वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। लेकिन ट्रिक का नाम है 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, खा गया से कुछ भी नहीं और उड़ीसा से उड़ीसा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, जो भारत की समय का गणना करती है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? तो भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे चल रहा है, क्योंकि गुना करके जब 330 मिनट आया तो भारत का समय कितना आगे चल रहा होगा? 5.5 घंटे। 330 मिनट का मतलब ही 5.5 घंटे होता है। तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, यहीं से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद पुनः एक महत्वपूर्ण विषय, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य। अगर बात करें कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य, तो गुजरात से ही कर्क रेखा जाती है, थोड़ी सी राजस्थान से जाती है, राजस्थान से मध्य प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश के बाद आपकी झारखंड से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, आपकी पश्चिम बंगाल से जाती है और आपकी त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। तो इसके लिए ट्रिक आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। देखिए इस ट्रिक का नाम क्या है, तो आपको ट्रिक से ही चीज़ समझ आ जाएगी कि मित्र पर गमछा झार ट्रिक है। गुजरात, मित्र से बोले मिजोरम और त्रिपुरा, तो मिजोरम और त्रिपुरा। आपका पर से बोले पश्चिम बंगाल और राजस्थान, तो 4 राज्य हो गए। गमछा से गुजरात नंबर 5, मध्य प्रदेश नंबर 6, छत्तीसगढ़ से 7 और झार से झारखंड। तो भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कर्क रेखा बोले तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका क्या बोलेंगे, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सभी राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, राजस्थान नंबर 3, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगला है आपका जो बांग्लादेश में तो चलो जा ही जा रही है, साथ में आपके त्रिपुरा और मिजोरम में भी जा रही है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, इस बात को आपने याद रखना है। ऐसी ट्रिक आपको कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से पढ़िएगा, बहुत मज़ा इन विषय में आने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी भारत के दूरस्थ बिंदु की। अच्छा, भारत के दूरस्थ बिंदु मतलब कि जो भारत के दूरस्थ बिंदु है, मतलब भारत के चारों ही कोनों पे जो है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो आपका कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और अगर बात करें भारत के आपका किस बिंदु की, भारत के आपके दक्षिणी बिंदु की, तो है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा जी को कॉल हुई थी उत्तर में, और पॉइंट कहाँ पे इंदिरा जी का? नीचे है, अंडमान निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, यहाँ जैसे है, ठीक है। और भारत का जो आपका पश्चिमतम बिंदु है वो है सर क्रीक, या इसको गोवर मोती भी कहा जाता है। और अगर बात करें आपकी पूर्वतम बिंदु की, तो है कीबीथू। कौन सा है? कीबीथू। तो याद रखना है, हर एक बात आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप यहाँ तक बहुत डिटेल से बने रहे, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो ये थे भारत के दूरस्थ बिंदु। इंदिरा पॉइंट आपका उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा कॉल आपका क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। इस बात को सॉरी, इंदिरा कॉल है आपका उत्तरतम और इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट नीचे है और कॉल ऊपर से होती है। तो इंदिरा कॉल उत्तरतम है और इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? दक्षिणतम है।
और अगर पूर्वतम की बात करें तो पूर्वतम बिंदु सर क्रीक है और आपका पश्चिमतम बिंदु है सर क्रीक, जिसको गोहर मोती कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। और आपका किबिथु या बलांगू जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्या है आपका पूर्वतम बिंदु है भारत का। तो ये पूर्वतम पश्चिमतम याद रखना है, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन आसान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। अब हम एक एक करके इनको मैप से देखेंगे। तो भारत के सीमावर्ती देश अलग होते हैं, सीमा होते हैं जो उनके साथ भारत की सीमा लगती है, और पड़ोसी देश होते हैं जो जल में भी आते हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया और दूसरा आपका मालदीव हो गया। तो ये आपके पड़ोसी देश में आएंगे। तो पड़ोसी देश तो है 9, लेकिन सीमावर्ती देश है भाई 7। तो सबसे पहले तो सीमावर्ती देशों की बात करते हैं। तो सीमावर्ती देश है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना हो गया आपका, नेपाल हो गया आपका भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया और आपका म्यांमार हो गया। ये सारे के सारे तो हैं भाई आपके कैसे देश, भारत के सीमावर्ती, जिनके साथ भारत का बॉर्डर टच होता है। लेकिन जो दूसरे हैं पड़ोसी देश कौन से होते हैं, तो पड़ोसी की बात करूँ तो पड़ोसी देश वो देश होते हैं, एक तो सीमावर्ती इसमें आते हैं, दूसरा आपका जल, जिनकी जल सीमा है। तो श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों कैसे देश है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे देश है, पड़ोसी है। ये आपकी सीमावर्ती नहीं है, इसके साथ सीमा तो नहीं लगती, ये जल के माध्यम से हमारे पड़ोसी देश है। तो याद रखना है पड़ोसी देशों की संख्या 9 है और सीमावर्ती देशों की संख्या 7 है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ मैप पे कितने ज़्यादा राज्य इसके साथ अटैच है। और भारत की जो सबसे कम सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान, जो पीओके वाला एरिया है उसमें लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ मात्र और मात्र 106 किलोमीटर लगती है। तो ये कंसेप्ट आप बहुत डिटेल से, बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है और आसान कंसेप्ट को गलत करना नहीं चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो पाकिस्तान है वो भारत के कितने राज्यों के साथ और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत 5 राज्यों और यूटी से सीमा बनाता है। तो 5 राज्य या यूटी में बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो भारत 3 राज्यों से सीमा बनाता है। और भारत जो पाकिस्तान के साथ भारत ऐसे बोलेंगे, पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 यूटी के साथ बनाता है। अब 2 यूटी कौन कौन से है, तो राज्य है आपका, देखो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है नंबर 1, राजस्थान के साथ बना रहा है और पंजाब के साथ बना रहा है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ आपका अपना पाकिस्तान जो देश है वो सीमा बनाता है। तो याद रखना पाकिस्तान जो है वो भारत के कुल 3 राज्यों से सीमा बना रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कहाँ से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बनाता है। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश। तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश असम के साथ बना रहा है, आप देख सकते हैं असम, जी असम के साथ बना रहा है भाई, असम के साथ आप देख सकते हैं। असम के अलावा आपका मेघालय से भी बना रहा है, जी हाँ मेघालय से बना रहा है। मेघालय के अलावा आपका मिजोरम से बना रहा है, जी मिजोरम से भी बांग्लादेश सीमा बनाता है। मिजोरम के अलावा त्रिपुरा से भी बना रहा है, जी बना रहा है। तो बना कहाँ से नहीं रहा है भाई, तो देखो ये तो आपको पता चल गया। तो भारत से नागमणि, जब बांग्लादेश वाले एशिया कप में जीत लिए थे ना, तो उन्होंने नाग वाला डांस किया था एक बार, 2020 के आसपास की बात है ये, श्रीलंका को वाले को चिढ़ाने के लिए। तो याद रखना बांग्लादेश की सीमा असम के साथ आपको दिख रही है मैप पे, मेघालय के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इस बात को आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो है वो अपवाद जो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, देखो नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है ये आपका नागालैंड और ये आपका मणिपुर, इसकी सीमा कहीं भी दूर दूर तक जो है वो किसके साथ नहीं लगती, आपके बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। भाई आपको चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, तब जाके बातें क्लियर होने वाली है। इसके बाद है भूटान। भूटान की बात करें तो भूटान असम से बनाता है, जी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश से जी बना रहा है, सिक्किम से जी बना रहा है और किसके साथ, पश्चिम बंगाल से जी बना रहा है। तो आप देख सकते हैं सिक्किम के साथ बनाया, पश्चिम बंगाल के साथ बनाया, येलो सा पश्चिम बंगाल है, बहुत पूछ सी, असम से बनाया और आपके अरुणाचल प्रदेश से बनाया। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल म्यांमार मिजोरम से बनाता है
अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, नागालैंड से बनाता है और मणिपुर से बनाता है। ये चारों जो स्टेट्स है, चारों जो राज्य जो लाइन में है ना भाई, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड है, आपका मणिपुर है, आपका मिजोरम, जब तक आप इन चीज़ों को मैप से नहीं समझोगे, खुद जाके देखोगे नहीं, तब जाके चाहे आपको खान सर खुद भी यहाँ पे पढ़ाने आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी आपको समझ आने वाला नहीं है। इसीलिए आप बेहतर से बेहतरीन तरीके से करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इनको लगातार देखते रहें। तो बांग्लादेश भूटान की सीमा किन किन के साथ लगती है और म्यांमार की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। इसके बाद है भाई आपका नेपाल। नेपाल की देखो उत्तराखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और भूटान बनाता है 4, मैंने बता दिया है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और अंत में बात करते हैं चाइना की। चाइना भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या राज्य नहीं बोलेंगे, राज्य बस यूटी बोलेंगे। तो ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और सिक्किम के साथ। तो 4 राज्य और 1 यूटी, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है चीन। चीन लद्दाख के साथ बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, हमारा प्यारा हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, उत्तराखंड के साथ बनाता है और सिक्किम के साथ बनाता है। तो इन बातों को आपने याद रखना है और बेहतरीन तरीके से याद रखना है, तब जाके ये बातें क्लियर होने वाली है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये वीडियो पढ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट, यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कहीं पे दिक्कत वाली बात है, तो आप हमको ज़रूर बताएं एक बार। अच्छा, और कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अगला विषय हमारा इंडियन ज्योग्राफी का बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो आज के लिए हर हर महादेव। बाकी जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय श्री गुल महाराज। हर हर महादेव, शंभो, ओम नमः शिवाय।